हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी आज जो वीडियो है वो देख रहे हो आप केमिकल काइनेटिक्स का। बहुत लंबे समय बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का जो वीडियो है आज यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक तरह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था उसके अंदर हमने जो जीओसी है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के लिए। अगर आप वो देखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जाओ, वहां पे आप प्ले लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे जो वीडियो है वो आप 1 2 3 यानी नंबर वाइज आप देख सकते हो। और आप, मैं जैसे कह रहा हूँ, अगर आप हमें फॉलो करते हो, आप हमें सब्सक्राइब करते हो तो आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है आपको सी एस आई आर नेट केमिकल साइंस विद द पी वाई क्यू क्वेश्चन, ओके, प्रॉपर आपको पी वाई क्यू क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, जो भी आपको अपडेट होगा वो प्रॉपर आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगा। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वहां पे भी आपको सारी की सारी जो अपडेट्स है, नोट्स है, वो सारी की सारी चीजें वहां पे अपलोड होती है डेली बेसिस पे। ओके, तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद और आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ओके, उसका यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में आज का आपका लेक्चर नंबर 10 है। यानी इससे पहले हमने 9 लेक्चर कंप्लीट किए हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ओके। तो वो उसके उस सबसे पहले तो अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स का अगर आज का समझना है लेक्चर, तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस के जितने लेक्चर कंप्लीट हुए हैं 1 से 9 तक, वो सभी के सभी आपको पता होने चाहिए कि उसमें हमने क्या पढ़ाई किया है। हमने किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके, उसके बाद हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद हमने देखा फिर उसके हाफ लाइफ के बारे में, फिर उसके बाद हमने देखा था स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कवर की है। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अभी चालू किया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अलग अलग टाइप के बारे में हमने देखा, ओके। उसके अंदर अगर आप पैरेलल रिएक्शन देख लो, कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन हो, वो सारी चीजें हमने देखी। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करें। आज का जो वीडियो होने वाला है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर बेस होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक रिकैप करते हैं, ओके। रिकैप इसके लिए जरूरी है क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, अगर आपको वो याद होगा तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, लेक्चर को कनेक्ट कर लेते हो, ओके। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने वो होता था काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, ओके। तो जो काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन था उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, ओके। अभी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल रिएक्शन क्या होता है। पैरेलल रिएक्शन होता है जो एक सिंगल स्टेप में होता है और पैरेलली होता है, ओके। जैसे अगर आप ए से बी जा रहे हो, ए से सी जा रहे हो, ए से डी जा रहे हो, तो उसको हम लोग पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं। यानी सपोज आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है, ओके, ये सेम रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बी भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेम रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट सी भी बन रहा है और सेम रिएक्टेंट से आपका जो प्रोडक्ट डी भी बन रहा है, ओके। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। यहाँ पे अगर आपका ये जो ये बन रहा है, पूरा जो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो होगा आपका K1, ओके। इसका होगा आपका K2 और इसका होगा आपका K3। इस तरीके से अगर आपका कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग पैरेलल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, ओके। और आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो एक एक की जो फॉर्मूला था, वो एक का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास था, ओके। ए नॉट ई माइनस यहाँ पे आपका जितना भी आपका रेट ऑफ ये है, रेट कांस्टेंट है, K1 प्लस आपका K2 प्लस आपका K3, ओके। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टी, ये एक फॉर्मूला था हमारे पास, ये ए का हमने निकाला। उसी तरीके से आप बी का भी निकाल सकते हो, यहाँ पे रेट, ओके। तो यहाँ पे बी का जो रेट होगा वो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर है, इसके लिए आप काइनेटिक्स ऑफ सेकंड की हम लोग बात करें, इसके लिए सब में क्या होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, ओके। ये आ जाएगा के, और यहाँ पे आ जाएगा K1 प्लस आपका K2 प्लस आपका K3, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास ए, और यहाँ पे आपका ये बी आया है इसके लिए क्योंकि हम लोग बी का कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ए, ये आपका ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपका टी था, और यहाँ पे ये इस तरीके से आपका एक रिएक्शन बन रहा था। उसी तरीके से आपका एक सी का भी रिएक्शन बनेगा, जो होगा आपका यहाँ पे सी में क्या है आपका K3 है, तो यहाँ पे आएगा K3 आएगा, यहाँ पे आपका K2 आएगा, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे आपका K1 प्लस आपका K2 प्लस आपका यहाँ पे K3, ठीक है।
और यहाँ पे जो इन ब्रैकेट आएगा, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा आपका ए नॉट माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाए, ये इज इक्वल टू, आप इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, या आपने ए नॉट माइनस ए लिखा ना, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, के वन प्लस आपका के टू, यहाँ पे आपका के थ्री, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आएगा ए बी सी का। और उसी तरीके से यहाँ पे आपको डी का भी लिखना है, ये आपका टू आ जाएगा। डी में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे के थ्री डिवाइडेड बाय के वन प्लस आपका के टू प्लस आपका के थ्री, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ए नॉट माइनस ए नॉट ई माइनस के वन प्लस आपका के टू प्लस आपका के थ्री, ओके। और यहाँ पे आपका टाइम। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा था, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो यहाँ पे आपका बन रहा था, ओके। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने सबका किया था। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हमने ग्राफिकल किस तरीके से किया था। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो सबसे पहला जो केस था हमारे पास, वो केस क्या था कि जब आपका K1 और जो K2 है वो इक्वल हो। और जब K1 और K2 जब इक्वल होंगे, तो आपको पता है इसके अंदर किस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है। K1 K2 इक्वल है, ये बात आप ध्यान रखो। यानी K1 क्या है आपके पास, आपका जो B है प्रोडक्ट और C प्रोडक्ट, ओके। ये B और C प्रोडक्ट आपके क्या है, इक्वल है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। अगर सपोज कोई जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अगर यहाँ से बन रहा है और ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। K1 और K2 दोनों इक्वल है, तो एक प्रोडक्ट आपका इस तरीके से फॉर्म होगा और दूसरा प्रोडक्ट जो यहाँ से निकलेगा वो इस तरीके से फॉर्म होगा, ओके। यानी जो आपका K1 हो K2 हो, दोनों क्या है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आपका ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आएगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, और ये प्रोडक्ट आपका जो बन रहा है यहाँ पे बी और सी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। ये आपका केस वन हो गया। उसी तरीके से आप केस टू भी देख सकते हो, ठीक है। केस टू में क्या है कि जो आपका के वन होगा ना, वो के वन क्या होगा, अ, बड़ा होगा आपका के टू से, ओके। और जब इस तरीके का कंडीशन आता है ना, जिसमें आपका K1, यानी K1 क्या है आपका, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है वो बड़ा है किससे, K2 से, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C से। तो इस केस में आपका जो ग्राफ आएगा, वो ग्राफ इस बहुत सिंपल है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हो तो आप ग्राफ आसानी से बना लोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कॉन्सेंट्रेशन है आपका, और यहाँ पे आपका क्या है, टाइम है। अभी आपको पता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, हमारे पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, ओके। जो क्या होने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये कम हो रहा है। अभी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, ये अभी डिपेंड करता है। इसके अंदर अगर आप देखो तो के वन वाला जो प्रोडक्ट है, यानी जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, वो क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है। तो ज्यादा बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा ग्राफ इसका, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है ना, वो बी से थोड़ा सा कम बन रहा है, ओके। यानी तो इसका जो ग्राफ है इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आ जाएगा, ओके। उसी तरीके से केस थ्री भी था, ओके। केस थ्री में क्या कहा गया था कि जो आपका K2 है ना, K2 इस टाइम बड़ा है K1 से। तो इसका आप रिवर्स कर दो। अगर आप इसका रिवर्स करते हो, जो आपका बी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, वो नीचे आ जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे आपका ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, टाइम है। तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो आपका K2 है ना, वो K2 इस टाइम बड़ा है K1 से। और पहले वाले में क्या था कि K1 जो बड़ा था, वो क्या था, K2 से बड़ा था। तो ये आपको बहुत सिंपल सिंपल जो टर्म थे, वो हमने पढ़े थे पैरेलल रिएक्शन के अंदर। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आज का आप देखोगे ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी बहुत सिंपल है, इसी से आपका रिलेटेड है, इसी से आपका मैच होता है। तो इसके लिए हमने कहा था कि आपको स्टार्टिंग में भी कि जब तक आप प्रीवियस वाले लेक्चर नहीं देखते, तब तक आपको थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो आपको होगा ही होगा, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज अगर आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, या फिर आप एक तरह से इसको एक एज्यूम करो, ओके। वी नो, आपको पता है कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है,
और एक रिएक्टेंट से अगर आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट बी बन रहा है और दूसरा प्रोडक्ट आपका सी बन रहा है, ओके। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो है आपका K1 और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो आपका K2। अगर आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं और टाइम पे लिखना है, ओके। यहाँ पे आपका ए होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ई, ओके। यहाँ पे आपका K1 प्लस आपका K2 और यहाँ पे आपका टेम्परेचर का या टाइम का टी आ गया। अगर आपको प्रोडक्ट का यहाँ पे लिखना है तो ये आपका बी हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस आपका K2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए नॉट माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से आप सी का भी लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या आएगा आपके पास, K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस आपका K2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए नॉट माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है और ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको ये करना है। अगर आपको इसके अंदर एक कंडीशन दी जाए, जैसे अगर आप कंडीशन में यहाँ पे बोलता हूँ कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम टी फॉर द पैरेलल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, अगर सपोज यहाँ पे आपको जो टाइम है अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो किस तरीके से आएगा वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। और इसका जो एक फॉर्म ये है फॉर्मेशन है वो किस तरीके से आएगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, ओके। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन दी है, सपोज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, ओके, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम, जो हमारे प्रोडक्ट में जो टाइम है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइम को हमने क्या रखा है, जो टी है वो क्या है, फॉर पैरेलल रिएक्शन, ठीक है, फॉर पैरेलल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, ओके। इसको हमने क्या किया, कांस्टेंट रखा है। तो जब कांस्टेंट होगा तो क्या चेंजेस आएंगे वही हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा। अगर आप इसको ये करते हो, दोनों को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1, यहाँ पे आ जाएगा आपका K1 प्लस K2, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास K2, ओके, डिवाइडेड बाय K1 प्लस आपका K2 और मल्टीप्लाई बाय आपका ए नॉट माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे K1 अपॉन K2 बचेगा, ठीक है। यही आपके पास जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे बचने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा, आपका K1 होगा, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा आपका यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, सॉरी, यहाँ पे आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आएगा क्योंकि ए तो आपका रिएक्टेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा, यहाँ पे आपका K2 होगा, ओके। तो इस तरीके से आपका जो रेट कांस्टेंट है आपको दोनों का मिल गया, बी हो या सी हो। आप चाहो तो किसका भी रेट कांस्टेंट आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको थोड़ा भी जो दिक्कत है वो आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आपका पैरेलल रिएक्शन था जो हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है काइनेटिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक को, ये हेडलाइन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम लोग जो हमारा आज का लेक्चर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। अभी हम लोग बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ओके। रिवर्सिबल रिएक्शन का जो मतलब होता है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, काइनेटिक्स आपने पढ़ा है, अलग अलग रिएक्शन भी आपने देखे, लेकिन अभी एक नया टर्म आया है आपके काइनेटिक्स के अंदर, वो है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। तो रिवर्सिबल का रिएक्शन होता है अपोजिंग रिएक्शन, ठीक है। यानी जो रिएक्शन आगे जा रहा है वो रिएक्शन क्या हो रहा है, पीछे भी आ रहा है, ओके। यानी जैसे ये रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का एरो आपने हमेशा ऐसे देखा हो ना,
लेकिन ये रिएक्शन में कैसा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये रिएक्शन आगे तो जाता है, लेकिन ये रिएक्शन वापस क्या होता है, पीछे भी आता है। ओके, यानी अगर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट से वापस आपका रिएक्टेंट बन सकता है। उसी को हम लोग यहाँ पे अपोजिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये लिखा है मैंने अपोजिंग रिएक्शन, लेकिन ये एक करेक्ट इसका प्रेजेंटेशन है कि जो रिएक्शन, जैसे अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन, आप सोचो कि ये आपके पास क्या है, ए है, अभी ए से आपका अगर बी बन रहा है तो क्या होगा कि बी है, बी से आपका वापस ए भी बनेगा। ओके, और ऐसे कंबाइंड रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसको आप एक में भी प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप इसको एक में लिखना चाहते हो आप आसानी से लिख सकते हो कि आपका ए है, यहाँ पे ए से आपका क्या हो रहा है, बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी है, बी से क्या हो रहा है, आपका ए का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, आप इस तरीके से भी ये सारी चीजों को लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको, और कोई भी अगर आपको रिएक्शन दिया जाता है तो उसका आपको रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रिएक्शन कंसीडर करता हूँ, ताकि अगर आप बिना रिएक्शन के अगर आप कोई चीज नहीं समझ पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर किया है, जिसमें क्या हो रहा है, ये आपका एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट से सपोज एक आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हो रहा है बी। ओके, अभी सेम आपका वही जो बी आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट सेम वापस बन रहा है, जिसमें आपका जो ए से जब बी बन रहा है तो इसके अंदर रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, के वन हो रहा है, ठीक है, और जब ये बी से ए वापस बन रहा है तो इसके अंदर जो रेट कांस्टेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपके पास के बी हो रहा है। ठीक है, ये आपका एक तरह से आप फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी लिख सकते हो, यानी के एफ क्या हो गया, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये आपको समझ गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे आपका पहले में क्या हो रहा है, ए से आपका बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ए से बी का, और दूसरे में क्या हो रहा है, आपका बी से वापस आपका ए का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, यही दो चीजें हमने यहाँ पे आपको बताई है। अभी अगर हम इसका यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, ठीक है, दोनों का, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम आसानी से लिख सकते हैं। इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, ये आपका रिएक्टेंट साइड है तो रिएक्टेंट साइड क्या आएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। आई थिंक आपको रेट ऑफ रिएक्शन में अभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट साइड है तो यहाँ पे आएगा प्लस डी बी अपॉन डी टी। ओके, ये हम लोग किसके साथ ले रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके लिए यहाँ पे हमने टी लिखा है। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसका हम लोग रेट कांस्टेंट लिखे तो ये आपका के आ जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के एफ यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये जो आपका रिएक्टेंट है वो आ जाएगा। उसी तरीके से आप सेकंड का भी लिख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी बी अपॉन डी टी। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपका डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पे आ जाएगा के बी यानी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख लिया, और ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है आपका जीरो टाइम के। ओके, यहाँ पे आपका एक भी टाइम यहाँ पे नहीं लग रहा है, ये सारा का सारा हो रहा है टाइम इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, ये हो गया। अभी सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसको मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा सकूं, आगे का जो टर्म है। ये आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि जीरो टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ओके, अगर मैंने आपको कहा कि अगर हमारा जो ये रिएक्शन है, जो हमारा ए से बी बन रहा है और बी से वापस क्या हो रहा है, ए पे आ रहा है, इसके अंदर अगर मैंने टाइम यहाँ पे जीरो लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट क्या है, आपके पास 100% है, ठीक है, और इस 100% रिएक्शन को ए नॉट को हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे ए, ठीक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, ये यहाँ पे आप लिख के रखो, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा जो एक इक्वेशन होता है ना वो सिंप्लीफाई हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ये सारी जो थोड़ी मोड़ी चीजें है ना वो चेंजेस करते हैं। अगर आपका टाइम जीरो है तो ऑफकोर्स आपका रिएक्टेंट क्या होगा, 100% होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एट टाइम जीरो, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 0% होगा। अगर आपने कुछ टाइम यहाँ पे बढ़ाया है, T1 किया है इज इक्वल टू टी, ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपके पास ए नॉट माइनस एक्स होगी, ठीक है,
सपोज कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा ना जब आपने टाइम को चेंज किया तो, ठीक है। और जो x होगा वो x क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। और ऑलरेडी हमें पता है कि ए नॉट की जो वैल्यू हो वो हमें क्या करनी है, ए रखनी है। तो आप आसानी से हर एक में क्या कर सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो। सिंपली ए नॉट जहां जहां पे आपको दिख रहा है वहां पे आप क्या कर सकते हो, ए लगा सकते हो, ओके। ये आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, ओके। ए नॉट इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका a माइनस एक्स आ जाएगा, ओके। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म था जिसको हमने यहाँ पे कर लिया। अभी हम क्या करना है, हमें अगर देखो तो यहाँ पे हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, जो अपना डी ए अपॉन डी टी है, यानी सिंपली ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी ए अपॉन डी टी, जिसमें हमने ए रखा था, ओके। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस आपका रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे आप जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ये मैं पूरे टर्म को, अगर ये आपका जो पूरा टर्म यहाँ पे दिया है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ओके, डिफरेंशिएट द होल टर्म, ओके। अगर मैं यहाँ पे पूरे होल रिएक्शन को, अगर मैं यहाँ पे होल इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। या एक यहाँ पे आ जाएगा माइनस के फॉरवर्ड, यहाँ पे आपका ए माइनस एक्स, ठीक है। प्लस आपका ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा, ओके। इस तरीके से होगा। अगर हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सपोज यहाँ पे मैं इसको 1 दे देता हूँ, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से आप क्या मुझे बताओ, क्या आप यहाँ पे dv का भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे आपने da का निकाला है। तो dv का भी जो वैल्यू होगा वो भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो dv होगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके, इज इक्वल टू ए, यहाँ पे माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे आपका b। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे डी ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे आपके पास हो गई डी बी अपॉन डी टी, जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे आपको दी है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ये जो चीजें हैं, दोनों जो आपको इक्वेशन यहाँ पे दिए हैं, वो दोनों इक्वेशन क्या है, एक तरह से इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके। और इस चीज को अगर हम सोचे, यहाँ पे आपके पास सेम रिएक्शन है, इस चीज को यहाँ पे मैं लिखता हूँ। जैसे आपके पास सेम रिएक्शन है, यहाँ पे आपके पास ए है, जिसमें आप ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, और बी से वापस क्या हो रहा है, ए का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, ठीक है, और ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों में एक जो एक कॉमन जो कनेक्शन होता है ना, ये ऑलरेडी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। वो कनेक्शन क्या होता है, वो टर्म क्या हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, वो टर्म होता है इक्विलिब्रियम, ओके। ये आपने आई थिंक मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा, आपने इक्विलिब्रियम का जो एक प्रैक्टिकल भी होता है, एक्सपेरिमेंट भी होता है, वो भी आपने किया होगा, ओके। और इक्विलिब्रियम में कैसा होता है कि अगर आप एक जगह से कोई चीज डालते हो वो दूसरी जगह जाता है, और सेम दूसरी जगह से वो चीज पहली जगह पे आता है, ओके। यानी सिंपली क्या होता है, यहाँ से जाता है और वहां से आता है। इस तरीके से वो सारी चीजें क्या होती है, चलती रहती है, यानी वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू चलते रहता है, ओके। तो यहाँ पे भी आपका सेम है, ये आपका इक्विलिब्रियम जो ओनली हैपन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। और ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपने ये वाला जो टर्म है वो ऑलरेडी सुना होगा, इक्विलिब्रियम वाला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। जैसे हमने क्या किया था, हमने टी जीरो लिया था, टी जीरो पे जो हमारा ये था रिएक्टेंट था, वो क्या था, हमारा ए नॉट था, और जो हमारा प्रोडक्ट था वो क्या था, जीरो था, ओके। और जब हमने टाइम टी वन लिया, ओके, टाइम टी वन पे जो ए की वैल्यू थी, वो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए नॉट माइनस एक्स हो गई, ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपका, एक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अगर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में कंसीडर करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, दोनों सेम है। और इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि दोनों तरफ से क्या होता है आपका सेम, जो अगर आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से अगर आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो एक तरह से क्या करेगा, एक तरह से रिएक्टेंट का भी रोल प्ले करेगा, ओके। यानी यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, जब बी से ए का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रिएक्टेंट का भी रोल प्ले करेगा। आप सही बताओ मुझे, करेगा ना। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम होगा ना तो दोनों चीजें सेम हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो x का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना वो इक्वल होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स ई के। ओके, और यहाँ पे अगर आप इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हो, सपोज इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, तो यहाँ पे सिंपली जो आपने यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा था ना उस रिएक्शन के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, पुट करना है जो आपके पास x की वैल्यू है वहां पे। ओके, तो आपको ये तो पता चल गया कि जो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां 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 पे क्या करना है आपको, एक्स ई की वैल्यू है वो आपको सिंपली रखनी है। ओके, तो आपके पास क्या था इक्वेशन, ये इक्वेशन था आपका डी एक्स ई था। ओके, डी एक्स था, जिसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डी एक्स ही लिख दिया, और यहाँ पे आपका क्या था, डी टी था। यहाँ पे क्या था आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका ए था, ए माइनस एक्स था, तो एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, एक्स ई लिखना है। ठीक है, उसके बाद माइनस आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था, और यहाँ पे आपका एक्स था, एक्स की जगह आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एक्स ई लिखना है। ओके, इस तरीके से आपने ये पूरा कर लिया। अभी सपोज यहाँ पे अगर आपका डी एक्स ई अपॉन डी टी अगर आपका जीरो हो जाता है, ठीक है, ये जीरो हम लोग कर रहे हैं टाइम इज इक्वल टू जीरो। अभी अगर हम लोग टाइम इज इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स सी। ठीक है, माइनस आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे आपका एक्स ई आ जाएगा। ठीक है, और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये वाला टर्म आप इस साइड कर सकते हो या फिर ये वाला टर्म आप इस साइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो सिंपली कैसा हो जाएगा, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है यहाँ पे आपका पास ए माइनस एक्स ई है, तो यहाँ पे इस चीज को अगर हम दूसरे साइड पे भेजे तो ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ एक्स ई हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास पता है कि आप आसानी से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाल सकते हो, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए माइनस एक्स सी। ओके, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स सी। ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको आप क्या करो, नोट करके रख लो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, फिर भी एक तरह से आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज को क्या करो, नोट करके रख लो कि जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन उसका फॉर्मूला ये है। आप चाहो तो इससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखो कि जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो आपने निकाल लिया। अभी हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, जो के एफ है। ओके, के एफ ए है। ओके, उस माइनस आपका के एफ यहाँ पे एक्स ई है। आपने क्या किया, दोनों टर्म को अलग अलग लिखा। आपने एक बार के एफ को ए से मल्टीप्लाई किया और दूसरे बार आपने क्या किया, एक्स ई से मल्टीप्लाई किया। नहीं तो आप इसके अंदर भी कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें आती है। ओके, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहे। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू, अभी हम इसको शिफ्ट कर देंगे उस साइड, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस, और ये हो जाएगा आपका ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रेट ऑफ बैकवर्ड आएगा सबसे, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, और रेट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा जो रिएक्शन होने वाला है वो बनने वाला है। और सिंपली अगर आपको एक्स ई की वैल्यू है अगर आपको निकालनी है तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स ई की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो। ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्लस आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, ये इस तरीके से क्या आने वाला है, पूरा जो एक इक्वेशन है वो आने वाला है, और जिसमें आप एक्स ई की जो वैल्यू है वो आप निकाल रहे हो सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है, और ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जो यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे हमने ए लिया था, ए को हमने किससे रिप्लेस किया था, ए नॉट से, और ए नॉट की वैल्यू क्या है आपका, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये बात आप ध्यान रखो। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आपका कितना होता है, 100% होता है। ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको आप लिख सकते हो। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, यहाँ पे सिंपली हमने आपको बता दिया रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हर एक टर्म के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ये आपका क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन,
ये आपका सेकेंड टर्म था। उसके बाद एक और जो टर्म आया था वो था आपका एक्स ई था, जो हमने अभी अभी फाइंड किया है, ये वाला। इसको आप इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, इसके लिए। ठीक है। अभी यहाँ पे जो एक्स ई है, एक्स ई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो आई थिंक आपको इसके अंदर यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे जो डेरिवेशन हमने किया है उसके अंदर। ओके, अभी आपके पास दो इक्वेशन बने। ओके, पहला इक्वेशन यहाँ पे देखो डी एक्स अपॉन डी टी का बना था। ठीक है, और एक और आपके पास इक्वेशन बना, वो बना आपके पास एक्स ई का। ओके, अभी सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका डी एक्स अपॉन डी टी था ना पहले, उसके अंदर आपको अभी वाला जो इक्वेशन आपको आया है, ये आप क्या करो, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या करो, 2 दे दो। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, दो में एक को आपको पुट करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है, पुट 2 इंटू 1। ओके, अभी हम ये रिएक्शन को अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारा जो ये था वन वाला था, वो वन वाला क्या था आपके पास, डी एक्स अपॉन डी टी था। ओके, इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए माइनस एक्स था, माइनस अपॉन यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए माइनस एक्स ई था। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स था। यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाय क्या था, नीचे आपका एक्स ई था। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट था एक्स ई का, वो एक्स ई का पूरा यहाँ पे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्स ई था ना, उसको हमने यहाँ पे इस चीज को पूरा रिप्लेस कर दिया। ओके, अभी इस चीज को अगर हम सॉल्व करें, तो इस चीज को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे आपका ए माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, यहाँ पे आपका ए माइनस एक्स ई। ओके, और यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स ई आ जाएगा। ओके, अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक एक स्टेप को आपको सिर्फ फॉलो करना है। अगर आप सिर्फ फॉलो भी करते जाते हो, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए माइनस एक्स ई माइनस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे आपका एक्स ई और यहाँ पे आपका एक्स। ओके, ये आपका डिवाइडेड बाय एक्स ई आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि ये आपको समझ गया होगा किस तरीके से किया हमने। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए। ठीक है, माइनस यहाँ पे आप इसको भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको लिख लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए लिखो, या फिर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए और यहाँ पे आप एक्स लिख लो सिंपली। ओके, माइनस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ एक्स ई और यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, वो था आपका एक्स ई की वैल्यू, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए, यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा, एक्स ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे आपका एक्स ई माइनस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए एंड एक्स। ओके, प्लस आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ एक्स ई एंड एक्स। ओके, ये आपका इक्वेशन बनता है। उसके बाद ये अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हो, तो इस सॉल्व को करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ एक्स और एक्स ई कट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये रेट ऑफ एक्स ई और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ एक्स ई और एक्स कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसको करना है। ओके, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, एक्स ई है। यहाँ पे आपका ए और एक्स है, तो इसको नहीं काटना है, आपको ध्यान रखना कि ये टर्म अलग है। ओके, नहीं तो आप इसको भी घसीट दोगे इसके अंदर, आप बोलोगे कि सर पूरा कट गया, जीरो आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों टर्म अलग है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स ई है और यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स ई आ जाएगा। ठीक है, माइनस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका ए और यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है,
और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका x अपॉन ई, एक्स ई आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो एक फाइनल इक्वेशन बनेगा, वो एक फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे आपका डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे आपका ए, यहाँ पे माइनस एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपका एक्स ई आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। अभी ये इक्वेशन को आप यहाँ पे खत्म होता हुआ मत समझिए, ये इक्वेशन आगे भी बढ़ेगा। ये इक्वेशन आगे इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अगर हमको इसको सॉल्व करके सिर्फ हमें एक्स ई की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, ओके, तो इसको सिंपली आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो वैल्यू है वो आगे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ओके। ये पूरे टर्म को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, वो आप ध्यान से देखो। आपके पास ये वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी टी, राइट, ओके। यहाँ पे इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए था, ब्रैकेट के अंदर क्या था आपके पास एक्स ई माइनस एक्स था, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या था आपका डिनोमिनेटर में, ये था आपका एक्स सी। अगर आपने इसको सिंपली एक तरह से, मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको क्या करता हूँ, जो एक्स ई अपॉन एक्स है ना, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, यानी ये आपका dx हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स ई माइनस एक्स कर देता हूँ, और जो dt है dt इसकी जगह भी भेज देता हूँ, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपली dt, ओके। और ये हो जाएगा आपका एक्स ई हो जाएगा। अभी अगर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन तो आई थिंक सबको आता ही होगा, ये अपने लोअर क्लासेस में 11th 12th में भी सीखा है। और 11th 12th में तो आपको आई थिंक मैथ तो बहुत लोगों को कंपलसरी होता है, तो इसके अंदर आपका कोई ये नहीं चलेगा कि सर मुझे इंटीग्रेशन का आई भी नहीं आता है। तो इसके लिए आप इंटीग्रेशन के थोड़े बहुत जो फॉर्मूले हैं बेसिक वाले वो आप सीख लो, तभी आप ये सारे जो आपको पूरे, और एक तरह से अगर आपको फिजिकल में अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको मैथमेटिक्स के कुछ चीजें हैं जो परसेंट, मतलब एक तरह से 10% आपको मैथ आना ही चाहिए, ओके। यहाँ पे सारी चीजें थेरोटिकल नहीं हो सकती, सारी चीजें आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर आपको मैथ का पार्ट होता है, फिजिक्स का पार्ट होता है, और साथ में आपको केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ओके। यानी तीनों चीजों आपको यहाँ पे कंबाइन देखने के लिए मिलती है, तो तीनों चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। ऑफकोर्स केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का नॉलेज ऑफकोर्स ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आपको फिजिक्स हो गया या फिर मैथ हो गया, उसके जो सिंपल सिंपल लिमिट्स होते हैं, लॉग की वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। अभी अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या आता है, इसकी वैल्यू आती है आपके पास माइनस एल एन, ओके। यहाँ पे एल एन है, लॉग नहीं है, तो आप ध्यान रखना, ओके। यहाँ पे एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका लिमिट आएगा, आपका जो टाइम था वो टाइम क्या था, जीरो से आप किस पे गए थे, एक्स पे गए थे, ठीक है। जीरो से आप टी पे गए थे, ये इसके लिए यहाँ पे आपका इस तरीके से आएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका के एफ, और ये आपका ए आ जाएगा, और यहाँ पे आपका सिंपली टी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एक्स ई आ जाएगा। ये पूरी तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया है। अगर आप इस चीज को सॉल्व करना चाहते हो तो इस चीज को भी आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। आपको बस ln की जो वैल्यू है वो आपको पता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखते हो, ठीक है, इस चीज को मैं आगे लिखता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एल एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस आपके पास एल एन एक्स ई माइनस जीरो आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन आपको सॉल्व करना है सिर्फ एल एन वाला, ओके। इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका के कांस्टेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए टी अपॉन यहाँ पे आपका एक्स और ई आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एल एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स ई माइनस एक्स, ओके, ये वैल्यू प्लस आपका यहाँ पे एल एन इंटू ई आ जाएगा, ओके, एक्स ई आ जाएगा, आप इसको एक्स समझ लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाय एक्स ई, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके इसको इस तरीके से लिखते हैं, ओके। आपको आई थिंक मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसके लिए सिंपली आपके पास एक ही तरीका है कि आप इसको दो बार तीन बार अगर आप सॉल्व करते हो पूरा कंप्लीटली, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप देखो ये टर्म कैसे आया आपका, ऑलरेडी पीछे वाले टर्म में अगर आप देखोगे ये टर्म तो हमारे पास था ही, ठीक है, ये वाला टर्म हमारे पास था ही।
हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे, ये वाला टर्म हमने, हमारे पास ln अपॉन एक्स ई था। ओके, हमने सिर्फ क्या किया, जो एक्स ई माइनस एक्स है ना, एक्स ई माइनस एक्स है, इसको हमने डिवाइड में कर दिया। ओके, क्योंकि ये लॉग में है तो आप इस चीज को हमने क्या किया, इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पे इज इक्वल टू हमने लिख दिया रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे आपका टी। ओके, और ये आपका क्या था, डिवाइडेड बाय क्या था, एक्स ई था। और जो वहां पे एक्स ई की वैल्यू थी उसको हमने क्या किया, आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो इक्वेशन आप किस तरीके से यहाँ पे आप लिखोगे, ये आ जाएगा आपका एल एन ऑफ एक्स ई माइनस एक्स अपॉन आपका यहाँ पे एक्स ई आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे माइनस रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ए है और यहाँ पे आपके पास टी है। ओके, और डिवाइडेड में क्या है, यहाँ पे आपके पास एक्स ई है। ठीक है, ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से समझ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये पूरा किया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे स्टेप आएगा वो एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास एक्स ई। इसके बाद आपने क्या किया, इसका एक्सपोनेंशियल ले लिया। ओके, माइनस के का, तो माइनस के का एक्सपोनेंशियल हमने यहाँ पे लिया के टी। ठीक है, और के एफ यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे आपका टी। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया है डिवाइडेड बाय एक्स ई। यहाँ पे आपका एक्स ई माइनस एक्स आ गया। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे ये आपका डिवाइडेड में था, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे भेज दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा आपका एक्स ई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका टी आ जाएगा, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स ई आ जाएगा। और सिंपली आपका जो एक्स ई है आप उसको काट सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपको नहीं काटना है तो आप मत काटो। और इसको आप सिंपली इसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपका एक्स ई है माइनस आपका यहाँ पे एक्स ई। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ये एक वैल्यू हो गई। यहाँ पे आपका e माइनस के ए, यहाँ पे आपका ए और टी, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास एक्स ई आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू किसकी होगी आपकी, ये पूरी वैल्यू होगी आपकी एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो एक्स है वो आपने निकाल दिया। और आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू टी। तो इस तरीके से आपने ये जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये निकाला है एक्स, वो आपने यहाँ पे देखा। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी है, अगर आप चाहो तो कर सकते हैं। ओके, और इस तरीके से ये वाला जो वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसके अंदर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बस जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं ना वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या है वो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, एक तरह से ये टिक मार्क कर देता हूँ, यानी आप चाहो तो इसको मैं एक तरह से हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आप इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला है, इसको आप क्या करो, इंपॉर्टेंट कर लो। ये अगर फॉर्मूला है इस चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी चीज में। और जो यहाँ पे लास्ट वाला एक फॉर्मूला आपके पास निकला है ये वाला, इस चीज को भी क्या करो, आप नोट कर लो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को भी आप क्या करो, इंपॉर्टेंट लगा लो। ओके, तो इस तरीके से आपके पास बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। फिर भी आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। देख लो कितना सिंपल है। ऐसे हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वो बोली है, लेकिन अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो सिर्फ दो दो पेज में ये कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, तो आप आसानी से इस चीज को आप कर सकते हो, सिर्फ आपको एक बार समझ में आ गया ना कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो आप आसानी से ये सॉल्व करके आप इसका जो आंसर है वो आप निकाल सकते हो। इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको और कुछ तकलीफ होगी तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम आप जहां चाहो वहां कंफर्टेबल होके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको चाहिए तो मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ, आप मेरा पर्सनल नंबर है 8668889670। ओके, अगर आपको स्टडी रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है या फिर कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये कांटेक्ट आप डे में ही करो, नाइट में आप नहीं करो। ठीक है, या फिर आप हमें इस चीज पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। व्हाट्सअप करो, आप टेलीग्राम करो, जो भी आप चाहते हो आप हमें कर सकते हो। आप जो भी आपके क्वेरी होगी, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे
आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और प्लीज जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे जो CSIR नेट केमिकल साइंस और गेट रिलेटेड जो आपको वीडियोस है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, साथ में सारी की सारी जो एजुकेशन रिलेटेड अपडेट है वो भी यहाँ पे आपको डेली मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक